मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की दो इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिनमें से सबसे अहम सबसे बड़ी खबर आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज एक फेवरल स्पीच यौम दिफा यौम शोहदा के हवाले से, जहां पे उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया, पब्लिकली बाकायदा अनाउंस कर दिया कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं 6 साल की मुद्दत के लिए पाकिस्तान को सर्व करके। और एक बड़ी ऑनेस्ट, बड़ी मुखलिस और बड़ी दिल से निकली हुई तकरीर थी जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो फेवरल स्पीच थी, जिसमें इस 6 साल के दौरान पाक फौज ने उनकी क़यादत में जो भी पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी हैं, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं, उसका न सिर्फ अहाता किया, बल्कि इन 6 सालों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई पॉलिटिकल फ्रंट्स पे, जिनमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहा या नहीं रहा, और अगर नहीं रहा तो एस्टैब्लिशमेंट को उस किरदार में घसीटने की सियासी तौर पे जो कोशिश की गई, और खास तौर पे इन 6 सालों में जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज कौम के सामने अपना दिल खोल के रख दिया। बड़ी मुखलिस, बड़ी दिल से निकली हुई, बड़ी ईमानदार किस्म की स्पीच उन्होंने की, नो होल्ड्स बार्ड जिसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसके लिए बड़ा जबरदस्त मुहावरा ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास तौर पर पिछले 1 से 2 साल के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा पे सियासी अनासिर की तरफ से या दीगर अनासिर की तरफ से जिनका कोई सियासी झुकाव है, जिस तरह से उनको टारगेट करने की कोशिश की गई, उनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, उसको भी ना सिर्फ आर्मी चीफ ने एड्रेस किया, बल्कि इन सब चीजों का अहाता करने के साथ साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ने की भी एक रास्ता दिखाया, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की भी एक राह दिखाई। सो ये आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है, और इसमें से बुनियादी सवाल एक तो ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि फौज ने 1 साल पहले इस बात का फैसला किया था कि वो गैर सियासी रहेगी, फौज और उसके तमाम झेली इदारे यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने। लेकिन अब चूंकि एक नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए प्रोसेस बाकायदा बाज़ाब्ता ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। कल रात समरी आ गई वजारत दिफा के पास, और कल रात ही गए वजारत दिफा से वज़ीर आज़म ऑफिस को भी वो मौसूल हो गई, और वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादियों से मुशावरत भी की। इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुशावरत भी उनकी जो है वो जारी है। सो अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इन 6 सालों के दौरान, खासतौर पर पिछले 1 साल के दौरान, फौज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि गैर सियासी रहना है, तो जनरल बाजवा के अब जो जानशीन आ रहे हैं, क्या वो भी इस पॉलिसी को लेके आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा जो जनरल बाजवा ने सियासी जमातों को एड्रेस करते हुए अपनी फेवरल स्पीच में कहा, किसी भी सियासी जमात का नाम लिए बगैर 2-3 चीजें उन्होंने मुतय्यन कर दी कि तमाम सियासी जमातों का भी किरदार है, पाकिस्तान की गलतियां, पाकिस्तान में जितना भी जो भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ है जिस भी एतबार से, उसमें ना सिर्फ जनरल बाजवा ने एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को भी तस्लीम किया, लेकिन ये कहा कि फौज ने अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है। सियासी जमातें अपना कैथारसिस कब स्टार्ट करेंगे, और सियासी जमातों के आपस की जो खलीज है, आपस की जो तकसीम है, उसको भी जनरल बाजवा ने एड्रेस किया। उसकी मिसाल देते हुए कहा कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आई, उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आई, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। 2022 में अदम एतमाद हुई, जो नई गवर्नमेंट बनी, तो जिस हुकूमत को हटाया गया था, जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत को हटाया गया था, उसने इम्पोर्टेड कहना शुरू कर दिया। तो जनरल बाजवा ने बड़ी अहम बात की कि इस इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड के बयानिए में से बाहर निकल के अगले इलेक्शन पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सामने आ सके। ये बड़ा अहम नुक्ता है। और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दरपेश जो मौशी हालात हैं, जो मौशी मसाइल हैं, मौशी चैलेंजेस हैं, उनको भी एड्रेस किया। अब जाहिर है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज इस इंतहाई गंभीर चैलेंज से नहीं निमट सकती। ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, नेशनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, जिसमें जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का भी एक इनपुट होता है। सो आज की आर्मी चीफ की इस फेवरल स्पीच के बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्या अपना क़िबला दुरुस्त करेंगी, और पाकिस्तान में जो हमेशा से एक तासुर पाया जाता रहा है
کہ سیاسی جماعتوں सिविलियंस اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خلیج ہے, ایک مسٹرسٹ ہے, کیا اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی اس فیبل سپیچ کے بعد, اور کیا پولیٹیکل پارٹی جیسے میں نے پہلے کہا اپنا قبلہ درست کریں گی؟ یہ آج کے بڑے اہم بڑے بنیادی سوالات ہیں. اور دوسرا اہم ڈیولپمنٹ آج کی آرمی چیف کی, نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ سمری وزیر اعظم آفس موصول ہو چکی ہے اور جو 6 سینئر موسٹ آفیسرز ہیں اب ان کے ناموں پر ڈیلیبریشن کرنی ہے پرائم منسٹر نے. سو چند ہی گھنٹوں کی, چند ہی دنوں کی بات ہے کہ نئے آرمی چیف کا نام بھی سامنے آ جائے گا. سو ان ٹاپکس پہ, ان میٹرز پہ آج پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. سب سے پہلے مسلم لیگ نون حکومت کی مرکزی بڑی جماعت, وہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں مرکزی سرکردہ سینئر رہنما ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی دوسری سانچی جماعت ہے, وہاں سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں سینیٹر ہیں عاجز دھامرا صاحب, وہ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بھی مرکزی سرکردہ سینئر رہنما ہے کراچی سے مستعفی MNA ہیں عطاء اللہ خان صاحب, وہ جوائن کر رہے ہیں. اور سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. عطاء اللہ خان صاحب, پہلا سوال آپ سے, کیونکہ آرمی چیف نے جو آج تقریر کی ہے نام لیے بغیر کسی بھی سیاسی جماعت کا, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی A ہو, B ہو یا C ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کے قوم میں ہیجان پیدا کیا گیا اور اب اس بیانیے سے بھی ہٹا جا رہا ہے اور اس بیانیے سے بھاگا جا رہا ہے. تو آرمی چیف نے اس بات پہ زور دیا کہ اس قسم کے جعلی جھوٹے بیانیے تشکیل نہیں دینے چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے, اور یہ امپورٹڈ حکومت اس قسم کے بیانیے چھوڑ کے آپ پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھیں. اور ایک چیز واضح کر دی آرمی چیف نے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غیر ملکی سازش ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھتی, یہ گناہ کبیرہ ہوتا. اب اتنی واضح طور پہ وضاحت دینے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی شک شبہ ہے, یہ آپ لوگ ابھی بھی اپنے بیانیے پہ برقرار رہیں گے, اپنی روش پہ برقرار رہیں گے؟ عطاء اللہ خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ فریدہ. ایک تو سب سے پہلے دیکھیں ہم اپنے بیانیے پہ کام ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جعلی اور جھوٹے بیانیے پہ, جی اس بیانیے پہ کہ غیر ملکی سازش کی مداخلت, جعلی اور جھوٹے بیانیے پہ آرمی چیف نے کہا جعلی اور جھوٹا بیانیہ آئی ہے. اچھا, اس کی میں بتا دوں, میں جواب دے دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ ہم نے صدر کے ذریعے سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر ایک ملک کا وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح, سر وہ سپریم کورٹ نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران کہہ دیا تھا, اشارتاً کہہ دیا تھا انہوں نے کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ بالکل ہی لا یعنی قسم کا ہے, بالکل ہی پیٹی قسم کا بیانیہ ہے. اس کے لیے اگر کمیشن بن جاتا ہے, وہ ہمیں بلاتا ہے, وہ پرائم منسٹر کو بلاتا ہے, وہ ملکی اداروں کو بلاتا ہے, وہ سفیر کو بلاتا ہے, تو اس کے بعد ممکن ہے. ایسے تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی سر, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف کی, جنرل باجوہ کی انتہائی مخلص کوشش کا جواب نفی میں دے رہی ہے. دیکھیں مخلص کوشش کیا ہے, میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ اس ملک کو سیاسی جماعتوں نے آگے لے کر جانا ہے. جمہوریت کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ جب بار بار آپ میرے ہم وطنوں کے ذریعے مداخلت کریں گے. 60 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی میں مشرف کی 10 سالہ حکومت, یہ ہم نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ یہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے نا. اب جو ہمارا بیانیہ سر, اس مداخلت کو, سر معذرت کے ساتھ, اس مداخلت کو ویلیڈیٹ کرنے والے پولیٹیشینز آج بھی آپ کی پارٹی میں موجود ہیں. یہی کہا آرمی چیف نے, سر یہی کہا آرمی چیف نے. سر اس کو اپریشیٹ کریں, انہوں نے اپنی غلطیاں, فوج اپنی غلطیاں تسلیم کر رہی ہے. سر سیاسی جماعتیں بھی میچور ہو جائیں, اپنی غلطیاں تسلیم کریں, سب لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج. دیکھیں آپ مجھے 1 منٹ بات کرنے دیکھیں. پوری دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ اتنی جلدی مضبوط نہیں ہوتی. جو ملکی ادارے ہوتے ہیں جمہوریت کے پیچھے کڑی ہوتی ہے تو تب جا کے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. لیکن جب آپ IGI بناتے ہیں اس وقت آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے, سیاسی پارٹیوں میں کمزور لوگ ہوتے ہیں, سیاسی پارٹیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کا پھر انجام آپ سب نے دیکھ لیا اور ہم ابھی بھگت رہے ہیں. باقی ہم سے پہلے بھی پارٹیوں نے دیکھا ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو شک ہے, یا آپ نے دیکھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس میں کیا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس وقت کے, اور جو سفیر بلائے گئے تھے اس کا کیا بیان دیا گیا تھا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ریکارڈ پر ہے. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی اگر اس ملک کا مستقبل ہے تو وہ سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے.
ये सर, डिक्टेशन इस मुल्क का मुस्तकबिल पाकिस्तानी कौम के हाथों में होना चाहिए, जिसमें सियासी जमातें एक स्टेक होल्डर हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी इसका स्टेक होल्डर है सर, सिविल सोसाइटी भी इसका स्टेक होल्डर है, बाकी तबकात भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तानी कौम सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है सर। देखिए, पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कौन करता है? सियासी जमातें करती है, और सियासी जमातों ने मुल्क को किसी डायरेक्शन में लेके जाना होता है, पॉलिसियां बनानी होती है। ये सियासी जमातों का काम है। ये किसी दुनिया में, महज़ब दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई और इदारा कह के वो खड़ा हो कि सियासी जमातों ने इस तरह रोल अदा करना है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सर, यानी कि कटिंग इट शॉर्ट, बिकॉज आई हैव टू गो टू द अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। कटिंग इट शॉर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ की एक मुखलिस कोशिश का जवाब नफी में दे रही है। देखिए, इमरान खान की मुखलिसाना कोशिश जो है, 26 साल से वो पार्टी को लेके चल रहे हैं, और 4 साल इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क के लिए कोशिश की, मेहनत की, उसके साथ क्या अंजाम हुआ? हमारी मुखलिसाना कोशिशों को वो देखा जाए। पार्टी मुल्क हमने लेके जाना है, किसी और ने लेके नहीं जाना है आगे। अच्छा, ठीक है, चलें। यानी कि आप लोग अपने बयानिए पे भरपूर तरीके से कायम है। सेंटर ऑफ नानुल्लाह साहब, आप लोग चूंकि हुकूमत की मरकजी जमात है, नए आर्मी चीफ की तैनाती आपने करनी है, आउटगोइंग आर्मी चीफ, आज बड़ी उन्होंने दिल खोल के अपना रख दिया, बड़ी मुखलिस बातें, बड़ी दिल से निकली हुई बातें उन्होंने की हैं। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उन्होंने कोशिश की है कि चीजों को समझा जाए, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी नाम लिए बगैर, क्योंकि आप लोग सिलेक्टेड का ताना देते थे। तो जो बात उन्होंने की है कि सिलेक्टेड, इंपोर्टेड, इस किस्म के बयानियों से निकल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, अगले इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें कि फ्री एंड फेयर हो, ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ सके। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो उनकी स्पीच है और उसके अंदर ये एडमिट वो कर रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड हुआ था, और उसकी वजह से जो है फिर वो पीटीआई जो है हुकूमत में आई थी, और जो इस तरह की उन्होंने बात की है कि फौज को एक पॉलिटिकल रहना चाहिए, ये अच्छी बातें हैं, इसको तो ज़ाहिर मैं वेलकम ही करूंगा। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें, 2008 के बाद जो है वो फौज ने ये डिसाइड किया था कि वो गैर सियासी रहेंगे मुशर्रफ के टेन्योर के एंड के बाद, और ये पॉलिसी तकरीबन 2016 तक चलती भी रही, मोर और लेस। ठीक। मगर फिर ये 2014-15 के अराउंड में जो है ये जाके, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इसके ऊपर भी डिबेट एक हो सकती है, लेकिन ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ था उसकी वजह से ये पिछले 6 साल की जो तबाह बर्बादी आई है मुल्क की इकॉनमी के अंदर, मुल्क के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, अखलाकियात के अंदर, ये उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक वजह ये थी। तो ये अच्छा ही होगा कि अगर ये जो लेसन लर्न है इन द लास्ट 6 ईयर, इसको जो है वो संभाल के रखा जाए, क्योंकि ये होता ये है कि ये पहले भी लास्ट 5 ईयर्स कर लें, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा कि 1 साल से तो फौज ने फैसला कर लिया था कि हम गैर सियासी रहेंगे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स कर ले, तो जो लेसन्स लर्न है उनको किसी किताब में लिख लें या कहीं इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि होता ये है कि आने वाले लोग भूल जाते हैं, फिर वो वही गलतियां करते हैं जो पहले माजी में होती रही हैं, और फिर वही गलतियों का वही नतीजा निकलता है। आइन की किताब तो मौजूद है ना, और कौन सी किताब? आइन की किताब से बड़ी और कौन नहीं, अपना आइन तो 1972 से मौजूद है, 73 से, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर कम से कम ये बात लिख लें कि आपने ये पॉलिटिकल रहना है, और जितना गैर सियासी होंगे उतना मुल्क के लिए भी बेहतर है, इदारे के लिए भी बेहतर है। सर, यानी कि सेंटर ऑफ नानुल्लाह साहब, आप तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये तो वो सब बातें हैं जो आर्मी चीफ ने एडमिट की हैं, और आज पब्लिकली उन्होंने एडमिट कर ली हैं। पिछले 6 सालों में हमारी सहाफियों की कई मुलाकातें हुई हैं, मैं खुद उसकी गवाह हूं। ये सारी बातें वो पहले दिन से एडमिट कर रहे हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में वो इनको एडमिट करते हैं। लेकिन सियासी जमातें अपनी गलतियां कब एडमिट करेंगी सर? सेंटर ऑफ नान साहब, देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सियासी जमातें जो हैं वो मुसलसल एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, जिसके अंदर गलतियां होती हैं और वो उनसे सीखती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब जो है मसला तब आता है जब आप जो सियासी जमात या डेमोक्रेटिक सिस्टम का पूरा सिस्टम ही उखाड़ देते हैं, और उसके अंदर ऐसे लोगों को ले आते हैं जो कि बेसिकली आपकी एक्सटेंशन होते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो जाहिर है फिर वो जो लर्निंग प्रोसेस था वो फिर जीरो हो जाता है, फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट होता है, फिर दोबारा हम वही गलतियां वही जगह हम पहुंचते हैं जहां से हम पहले गुजरे होते हैं। तो ये जो है ये एक अच्छा है, लेकिन ज़ाहिर है अब 6 साल जो 5 साल है उनका जो नुकसान है ज़ाहिर है वो अब कौम भुगत रही है। जो है वो ज़ाहिर है एक हम लोग एक ट्रैक पे चढ़ गए थे, हमारी इकॉनमी अच्छी हालात में थी, जो जमहूरियत जो है मुस्तहकम थी। अगर अच्छा होता ना होता 2018 वाला मामला, लेकिन चले मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आइंदा भी अगर ना हो और जो है वो मामला गैर सियासी रहें तो इस मुल्क के लिए अच्छा है, फौज के लिए अच्छा है।
ठीक है सर, आपकी बातों से भी अताउल्ला खान की बातों की तरह मुझे यही तासुर मिल रहा है कि एक मिसट्रस्ट बहरहाल मौजूद है। ये मिसट्रस्ट का एलिमेंट लेके ब्रिगेडियर हारिस से मैं चाहूंगी कि वो एड्रेस करें, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर हारिस आपकी इजाजत से सेनेटर आजिज धामरा साहब दोबारा कनेक्ट हो गए हमारे साथ। सेनेटर आजिज साहब, कैन यू हियर मी? जी, आपसे मैं सवाल यही करना चाह रही हूं जो सेनेटर अफनान साहब से भी मैंने सवाल किया है कि आर्मी चीफ ने कहा फौज अपना कैथारसिस कर रही है। जैसे मैंने गुजारिश की कि आर्मी चीफ पिछले कई सालों से बिहाइंड क्लोज डोर सहाफियों के साथ मुलाकातों में, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में ये सब एडमिट करते रहे हैं कि जी फौज की गलतियां हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियां की हैं सियासत में मुलविस होकर, लेकिन अब फौज अपना कैथारसिस कर रही है। क्या सियासी जमातें अपना कैथारसिस करेंगे कि आप लोग कहां गलत हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, सब मिलके? आप भी हैं, पीटीआई भी है, नून लीग भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरिता, पहली बात तो ये है कि हमें हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, हमारे नजरियात अलग अलग हैं, हम अपने मैनिफेस्टो के तहत अवाम के पास जाते हैं, मगर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। हम ये नहीं कहते कि तमाम कौम जो है वो कल पीटीआई से बाइस होकर सारी पीपुल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएगी। कहीं ना कहीं मुआशरे के अंदर अपने अपने एक सोसाइटी के अंदर सेक्टर्स होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी ये जरूर सिस्टम होता है कि कोई किसको डिसलाइक करता है, कोई किसको लाइक करता है। मगर जहां तक बात हमारे मुल्क की और उसके आइन की और जमहूरियत और सिस्टम की है, तो हमें उसको लाइक वाले बटन को, ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है तो उसका एहतसाब खुद अवाम करती है। जब 5 साल के बाद हम अवाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अवाम अपने वोट की तवसत से उस पॉलिटिकल पार्टीज की उस पॉलिसी सर, आपकी बात ठीक है, आपकी बात, लेकिन उन 5 सालों के अंदर खुद एहतसाबी भी तो होनी चाहिए ना। या उन 5 सालों के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माशाल्लाह कितनी दहाइयां हो चुकी हैं, कोई खुद एहतसाबी होनी चाहिए ना। कोई आप लोग मौरूसियत से बाहर निकले, कोई भुट्टो फैमिली से बाहर निकल के भी आप लीडर लेके आए। सर, ये वो चीजें हैं जो अवाम डिबेट कर रही है अब। मेरे ख्याल में गरिदा, ये जो आपने सवाल किया है उसके लिए आपके और एक डिबेट कराएं 24 घंटे की लाइव आपके टीवी टॉक शो में, उस पे मैं ये बात कर सकता हूं कि ये जो भुट्टो को मौरूसी सियासत के लिए करार दिया जा रहा है ना, तो मेरे ख्याल में फिर विजिट करना चाहिए गड़ी खुदाबख्श भुट्टो के इस कब्रिस्तान पे, जिसकी एक कब्र किस हार्ट अटैक की वजह से नहीं बनी, किसी एक्सीडेंट में फौतगी की वजह से नहीं बनी, किसी प्रॉपर्टी पे किसी जाती झगड़े में हमले आवर होने की वजह से कैजुअलिटीज नहीं हुई है। एक कब्र अपना सवाल करती है और कद्दावर सियासी कब्रिस्तान है जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत दी, जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जिसने इस मुल्क के ढाका सकूत ढाका के बाद खड़ा कर दिया एक मायूस तरीन कौम को, जिसने 90,000 हमारे जवान जो है वो छुड़वाए। 51 बरस उम्र थी जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उस 51 बरस की उम्र में 25 साल उसकी एजुकेशन की एज निकालने के बाद बाकी 25 साल में पाकिस्तान के अंदर भुट्टो की काविशों को निकाल के आप बाहर रख दें। बाकी सर, आपकी बातें दुरुस्त हैं, आपकी बातें दुरुस्त हैं। जुल्फिकार भुट्टो की जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो के टेन्योर में गलतियां भी हुई, सियासी गलतियां भी हुई। सवाल यह है कि सब मौरूसियत खत्म करने की जब बात आती है तो नून लीग पीपल्स पार्टी, आप लोग उस पर ओवर सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? नहीं गरिता, मैं आपके इस सवाल की तवसत से मैं थैंकफुल हूं कि आपने ये सवाल किया। मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं हूं और मैं तो आपका थैंकफुल इस लिहाज से हूं कि आपने ये सवाल किया ताकि मुझे ये जवाब देना पड़ रहा है। और मैं ऑफर करता हूं ऑल मीडिया हाउसेस को कि वो कोई इस डिबेट पे, इस पॉइंट पे, मौरूसियत वाली बात पे कोई ओपन डिबेट कराए, लाइव कोई टाइम हो। ये टॉक शो के अंदर बात करने में वक्त मतलब गुजर जाएगा, हमारी बात कंटिन्यू खत्म नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में पीपुल्स पार्टी एक दानिशमंद मैच्योर पॉलिटिकल जमात है और हमने हर बार ये कहा, जब भी हमें कोई जाती नुकसान पहुंचा हमने कहा पाकिस्तान खपे। ये मैंने कहा कि आपने बहुत ही अच्छा बुनियादी सवाल किया है, फिर बड़ी डिबेट की जरूरत है, तो हम रिव्यू करते रहते हैं। जहां तक आपने आर्मी चीफ की स्टेटमेंट की बात की है तो उसने जहां इशारतन बात की है उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि हम पाकिस्तान, उसकी खुद मुख्तियारी, उसकी मजबूती के लिए जो हमारे पास लाइक होना चाहिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इंस्टीट्यूट जो आईनी भी हैं उनको एक पेज पे होना चाहिए और इस बटन दबाने में कोई देर ना करे, चाहे नहीं, इस पे कोई नहीं।
राइट ब्रिगेडियर हारिस, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक ब्रेक ले लूं ताकि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो. वेरी सॉरी थोड़ा सा लेट आने से. ब्रिगेडियर हारिस की इजाजत से लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक. वापस आते हैं. सो ब्रिगेडियर हारिस से सवाल करते हैं. सेंटर अफनान साहब, सेंटर आजिज धामरा साहब, अताउल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं. लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुन ली जिनको एड्रेस किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी फेयरवेल स्पीच में. मुझे तो तासुर मिल रहा है वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज में अभी भी एक मिसट्रस्ट मौजूद है एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिसीज को लेके, एस्टैब्लिशमेंट के बयानात को लेके. आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? और दूसरा ये कि जो बुनियादी सवाल है जिसकी तरफ सेंटर अफनान ने भी इशारा किया, सेंटर आजिज ने भी, अताउल्लाह खान साहब ने भी, कि क्या ये नॉन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर्स, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी जारी रहेगी? ये सबसे बड़ा मिसट्रस्ट है. गरीदा देखें, बात यह है कि ये जो डिसीजन हुआ है, इट इज नॉट कि एक इंडिविजुअल चीफ आर्मी स्टाफ ने किया हो. इट वाज डिसाइडेड इन द कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और वो कोर कॉन्फ्रेंस में ये 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं और इसके बाद और भी हैं. मीन्स के 8-9 साल तक ये सीनियर लीडरशिप फौज में रहेगी, एंड आई एम श्योर कि दे विल ऑनर देयर कमिटमेंट जो उन्होंने कमिटमेंट की है. नाउ द इशू इज कि इस पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आपके सामने जो हालात गुजर रहे हैं, जिस तरीके से इल्जाम तराशी हो रही है और जिस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, जो चीफ आर्मी मिनिस्टर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी बताई, बट नोबडी इंटरफेयर्ड, नोबडी इवन किसी ने आके कोई वो उसका एलिगेशन काउंटर एलिगेशन नहीं किए. वन और टाइम डीजीआईएसपी ने आके कुछ पोजीशन को क्लियर किया. बात यह है कि 15 साल से इस वक्त जो है वो सिविल हुकूमत है, और अभी नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे, मीन्स के आपके तकरीबन ये 20 साल हो जाएंगे. इसमें अब मुझे बार बार समझ नहीं आती कि बार बार ब्लेम एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट. आपने अपनी क्या करके दिखाई है? क्या आपने अवाम के दिल जीत लिए हैं? एवरी टाइम अगेन यू लुकिंग टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट. आपके पीटीए के लीडर कभी न्यूट्रल, कभी कोई मीर जाफर, मीर सादिक, बिकॉज दे वर नॉट हेल्पिंग एनी पार्टी आउट, और दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज नाउ वी बिलीव कि आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ें. सर आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन जिस तरह सेंटर ऑफ नान ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि 2008 से 16 तक दरमियान में एक टर्मोइल का पीरियड रहा, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी, फिर 2014 का धरना आता है, फिर 2018 का, तो ये एलिमेंट्स भी तो मौजूद है ना सर दरमियान में पॉलिटिकल प्रोसेस के. देखें ये रहे, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि अब एक इतनी कह दिए नो यू शुड ट्रस्ट इट. आप अपना काम तो करें ना. बात यह है कि पीछे की गवर्नमेंट सर वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट काम ही नहीं करने देती ना. 20 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, अगर पिछले कम से कम 15 अभी चले, अभी एक साल से तो नहीं करे ना, अभी 8-9 महीने से तो नहीं होगा ना. आप तो आगे चले ना. सर वो इमरान खान, उस एक साल में इमरान खान इल्जाम लगा देते हैं, और अभी बाकी 7 मंथ्स हुए हैं इस सेंटर ऑफ नान साहब की हुकूमत को, सेंटर आरिज की हुकूमत को. लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि फौज ने सपोर्ट करना हर एक को छोड़ दिया, बिल्कुल. बल्कि यहां तक पहले वार्न भी किया कि दिस इज गोइंग टू लाइकली हैपन, प्लीज टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड डू समथिंग एल्स. अब अगर आप नहीं कर रहे और उसके बाद वो हुकूमत को प्रॉब्लम हो रही है, कोई दूसरी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वो आपकी पोलिटिकल तरीके से, अपने पोलिटिकल मीन से उनको कंट्रोल करना था. अब इस स्टेज के ऊपर मैं ये बात करूं कि आप कम से कम चले, अगर ये बात हुई है, और अब इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी आप देख लें, मुल्क की पोलिटिकल स्टेबिलिटी देखें आप, और इसके ये 6-8 महीने से कहीं कोई दोनों पार्टी ने बैठ के मुल्क की भलाई के लिए कोई बात की? क्या कोई ये बात हुई कि जी आए हम सियासी तरीके से हल करते हैं, इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, इलेक्शन को डिस्कस करते हैं, मुल्क इस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता, बहुत पोलराइजेशन हो रही है, इनटॉलरेंट सोसाइटी में. सही बात है. और ये नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नैरेटिव भी है कि फौज को किसी तरीके से अवाम से दूर कर दो, चाहे वो इनएडवर्टेंटली हम कर रहे हैं, बट एनिमी का टारगेट जो है वो कम से कम काफी हद तक पूरा नजर होता है. फौज को टारगेट इसलिए किया है, फौज ने मुल्क में, फौज आपकी प्रोफेशनल है, आपने मुल्क में देखे कहाँ धमाके होते थे, कितना कंट्रोल कर लिया है. इराक, लिबिया, आप देखिए उनके क्या हालात हो गए, कैसे वहां पर फौज को तबाह कर दिया गया. तो ये अब इन पॉलिटिशियन ने इस सिचुएशन को ऐसा करना है कि फौज की तरफ अवाम मत देखें. आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी हो, आपकी डिलीवरेंस ऑफ जो आपके प्रोमिसेस हैं मैनिफेस्टो वो इतने अच्छे हों
کہ عوام ٹرکی کی طرح جب اگر فوج کبھی آنے کی کوشش کرے تو ٹینک کے آگے لے سر یہاں پہ ایک بڑا پرٹیننٹ بڑا ویلڈ سوال یہ کریٹ ہوتا ہے کہ چلیں فوج نے بیٹھ کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں فیصلہ کر لیا, سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جی غیر سیاسی رہنا ہے. کیا سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم سب مل کے بیٹھیں پاکستان کی بہتری کے لیے اور ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہونا ہم چھوڑ دیں؟ اسٹیبلشمنٹ میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, سیاسی جماعتیں بڑی حارث آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح بیٹھ سکیں گی کٹ؟ دس از وٹ ایگزیکٹلی غریدہ ایم سنگھ. آپ مجھے یہ بتائیے اب جو حالات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے عمران خان آ رہے ہیں 26 کو, کیا اپوزیشن نے سوچا کہ ملک کے کیا حالات ہیں؟ صحیح بات ہے. گورنمنٹ نے کبھی سوچا بجائے وہ بھی دیکھیں جو پہلے عمران کا نیریٹو تھا چور ڈاکو ان کو کہتے تھے, اب ایگزیکٹ وہی لینگویج, گھڑی چور, توشہ خانہ چور, فلاں چور, تو آپ نے نیریٹو وہی پکڑ لیا. آپ کا کاؤنٹر نیریٹو کیا تھا؟ عوام کو ڈیلیور کریں, عوام کو کانفیڈنس ڈیولپ کریں تاکہ عوام عمران خان کے نیریٹو سے نکل کے, اگر آپ کہتے ہیں غلط نیریٹو ہے, دین دے شوڈ ڈائیورٹ ٹورڈ یور سائیڈ. آپ نے کوئی کوشش نہیں کی. ابھی بھی مجھے بتائیں کہ اگر خاص آ کے پنڈی میں حالات خراب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کون ذمہ دار ہوگا؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اور اس کو پھر کس کو آگے کنٹرول کرنا پڑے گا؟ سر آج پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ لانگ مارچ میں سیکیورٹی خدشات موجود ہیں. سر یہی پوائنٹ لے کے عطاء اللہ خان صاحب کی طرف آؤں گی. عطاء اللہ خان صاحب, آرمی چیف نے آج یہ بھی کہا اپنی فیور سپیچ میں کہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا ان کی ذات کو اور افواج پاکستان کو, پاک فوج کے پاس بہت مواقع تھے, ریسورسز بھی تھے, وسائل بھی تھے کہ وہ کوئی بھی اس کا جواب دے سکے, لیکن ریسٹرین شو کیا گیا. اب جس طرح بگڑے حارث بھی کہہ رہے ہیں کہ 26 کو آپ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے, خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر ذمہ دار کون ہوگا اس کا؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ لوگ ان دا وائڈر اسکوپ آف دا نیشنل انٹرسٹ, کہ آپ لوگ ان دا وائڈر اسکوپ آف دا نیشنل بیٹرمنٹ, یا آپ لوگ لانگ مارچ وغیرہ یہ احتجاج یہ دھرنے یہ چھوڑ دیں معیشت کی بہتری کے لیے؟ روزانہ آپ لوگ معیشت کی خراب ہونے کا پریس کانفرنس تو کر رہے ہوتے ہیں, ڈھنڈورا آپ لوگ پیٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن بیٹھ جائیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پاکستان کو آگے بڑھائیں. عطاء اللہ خان صاحب. جی دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فوج ہماری ہے اور اس ملک کی بقا کے لیے عمران خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس ہوئی تو تھی, وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہمارا بیانیہ تھا اس کے خلاف پورے کتنے گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی وہ آپ نے دیکھی. کون سی پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں سر؟ جو ISPR DGI نے کی تھی, پہلی دفعہ تاریخ میں یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے, DGI سامنے ہے, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں کہہ دی. اچھا, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 2018 میں ہماری حکومت بنی, اس کے بعد ہماری حکومت کیسے چلتی رہی سب کو پتا ہے کہ جو ادارے آپ کے ہوتے ہیں, آئینی ادارے ہوتے ہیں, وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کس طرح سے ہمارے لوگ دوسری جگہ چلے گئے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں پیٹریاٹ بن گیا, اس سے پہلے 2003 چلے جائیں, یہ کدھر سے پارٹی آئی تھی؟ پیپلز پارٹی 2008 سر آپ کے تو اپنے لوگ 6-8 مہینوں کے اندر آپ سے شکایت کرنا شروع ہو گئے تھے. سر MQM نے کتنی بار آپ سے شکایت کی تھی؟ باپ پارٹی نے کتنی بار آپ سے شکایت کی تھی؟ اچھا, مجھے پہلے ایک بات کا جواب آپ کے تو اپنے کیبنٹ کے لوگ بیٹھ کے وزیر اعظم کے سامنے شکایت کر رہے ہوتے تھے کہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں چل رہی ہے. تو مجھے ایک بات کا جواب دے کہ باپ پارٹی اور MQM وہ ابھی خوش ہے, وہ شکایتیں نہیں کر رہے ہیں. کون دیکھیں نا ایک چیز تو آپ لوگ پارلیمان میں آئیں, اگر وہ ناخوش ہیں تو آپ عدم اعتماد لے آئیں. آپ کے تو پریزیڈنٹ بھی پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. مجھے اگر آپ سنیں گے نا, دیکھیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 2003 میں ایک پارٹی بنائی گئی, 2008 میں پیپلز پارٹی آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے. نون لیگ 2013 میں آتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر 2018 کا الیکشن ہوتا ہے ہمیں اس پہ تحفظات, ہمیں بھی تحفظات تھے, دوسری پارٹی کو بھی تحفظات تھے, ہمارے لوگ اڑ کر دوسری جگہ چلے گئے. MQM والے جو ہے ایک کال کی دیر ہوتی ہے, MQM والے خود کہتے ہیں کہ ہمیں کالیں آتی ہیں تو حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, کال نہیں آتی تو ساتھ نہیں ہوتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر سیاسی حکومت, سیاسی پارٹی حکومت بناتی ہے تو ادارے کے طور پر آپ اس کی مدد ضرور کریں, لیکن حکومتیں بنانے, حکومتیں توڑنے میں جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر پنڈی مارچ کر رہی ہے تو اسی لیے کر رہی ہے کہ ہماری حکومت جمہوری طریقے سے ختم نہیں کی گئی. ایک سازش تیار تھی, رجیم چینج کے ذریعے لوگوں کو استعمال کیا گیا, پیسے انوال تھے اس میں. سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا وہ سب کے سامنے نہیں ہے. اس سے پہلے چانگا مانگا کیوں مشہور ہے. سینٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ سینٹ میں 14 ووٹ جو ہے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں, یہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں
हैं जो इतने ताकतवर है, पीपल्स पार्टी ने अपने सीनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनके लोग छोड़ के चले, या क्यों चले? क्या वजह है कि सियासी जमातें सीखती हैं, सियासी जमातों में कमजोरियां होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप टाइम देंगे तो वो कमजोरियां दूर करते रहेंगे। सर यानी कि फिलहाल अभी तक वही सर मैं ना मानू वाली सूरत हाल है। मुझे अफसोस हो रहा है कि काश सियासी जमातें सीख लें। जी अता खान साहब, आप पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक देखें कि सियासी जमातों को कितना मौका मिला है और एस्टेब्लिशमेंट बाकी लोगों ने कितनी हुकूमत की है। सर ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन घूम फिर के हमारी वो डिस्कशन जो है, बल्कि हमारी जो नेशनल डिस्कशन है, एग्जैक्टली बिगड़े हारिस साहब, वही घूम फिर के उसी गोल दायरे में घूम रही है। प्रोग्राम में डिबेट कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर ऑफ नान साहब, आर्मी चीफ ने ये बात भी एड्रेस की है कि इस वक्त मौशी हालात बहुत संगीन हैं, बहुत पेचीदा हैं और कोई भी एक सियासी जमात, कोई भी एक स्टेक होल्डर यहां से बाहर नहीं निकाल सकता। तो कम से कम नून लीग की हुकूमत मेच्योरिटी का, बड़े ज़र्फ का, बड़े दिल का मुजाहरा करे। आप लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एंगेज करें, धरना लॉन्ग मार्च खत्म करवाएं। और बेशक आप लोग मिसाक मईशत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात ना करें, इसके लिए अमली इकदाम भी करें ना। मिसाक मईशत के लिए सबको एंगेज करें। सेंटर ऑफ नान साहब, देखिए बात यह है कि हमने तो जब हम ऑपोजिशन में थे और पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की। फिर जब हमारी अभी गवर्नमेंट दोबारा बनी तो दोबारा बनते ही हमने इमरान खान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की। फिर मोर रिसेंटली हमने इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी पेशकश की कि अगर आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और उसको कर्टेल करना चाहिए, तो आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो डॉक्यूमेंट है वो एक जो है समझ लें एक अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जा सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें हमेशा जवाब आगे से जो है वो कोई चाल, कोई साजिश की तरह ही समझ में आया कि ये, और वो घूम फिर के बाद हमेशा इधर ही आ जाती थी कि इलेक्शन कब कराओगे और मैं वजीर आजम कब बनूंगा। अब इस तरह की बातों के ऊपर जाहिर है फिर जो है वो मामला गैर संजीदा हो जाता है। मैं तो अभी भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हम किसी ऐसी साजिश में कि जी इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाए क्योंकि वो उन्हें सूट कर रहा है, या वो इसके बाद हो या उससे पहले हो, या कोई बंदा इधर हो उधर हो, इस तरह की हम किसी भी चीज को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये सारी गैर आईनी मामलात हैं। और फिर जो है वो इमरान खान साहब एक दफा नहीं कई दफा ये वाली बात खुद भी कह चुके हैं कि जी मैं तो ये न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, और जो है वो तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है तो फिर आप तो फिर जमहूरी आदमी ना होए, क्योंकि जमहूरियत में तो जो है फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ आप ये कहते हैं कि जो है वो अपना चौकीदार जो है वो न्यूट्रल था जब घर लुट रहा था, तो भाई ये पाकिस्तान का आइन तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि जो है वो अफवाज जो है वो न्यूट्रल या ये पॉलिटिकल होगी। तो ये बातें हैं जिनकी वजह से हमें इनकी बातों पे एतबार नहीं है, ना ये क्या कहते हैं इंटरेस्टेड होते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे या चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करने के लिए। अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने पीपल पार्टी के साथ भी पहले मिलके जो है वो सीओडी इसलिए किया था ताकि हम चाहते थे कि ये मामला रोजाना के बैक एंड फोर्थ खत्म हो और जो जिसकी हुकूमत है वो करे। और इवन हमने, हालांकि पीटीआई जो है वो इसकी सिग्नेटरी नहीं है, मगर 2013 से 2018 में पख्तूनख्वा में इनकी जो गवर्नमेंट थी हमने उसको नहीं छेड़ा। हालांकि हमें मौलाना ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये हम चाहते थे कि ये भी इनको भी वाली बात समझ में आए कि भाई सिस्टम तब चलता है जब हर कोई उसमें स्टेबिलिटी हो और जिसका जो हिस्सा है वो उस पर उसको हुकूमत करनी दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेरा ये ख्याल है कि दूसरी तरफ जो सोच पाई जाती है वो गैर जमहूरी है। टाइम भी कम रह गया, लेकिन बिगड़ हारिस साहब आपका लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट मैं चाहूंगी इस पे सर। देखिए मैं ये कह रहा हूं, ये पुरानी बातों को फॉर गॉड सेक दे हैव टू सिट थिंक फॉर पाकिस्तान वेयर यू लिव एंड यू डू योर पॉलिटिक्स एंड यू अर्न एवरीथिंग फॉर योर चिल्ड्रन। बात ये है कि आप अभी बैठे, ये गवर्नमेंट को बड़ापन दिखाना है, गवर्नमेंट को नेशनल डायलॉग की कॉल देनी है। गवर्नमेंट हैज टू से कि वी हैव ओपन डायलॉग, इट्स ओपन डिस्कशन, प्लीज कम लेट्स सिट एंड फाइंड सम सोल्यूशन। अगर हो जाता है बहुत अच्छा, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एफर्ट की, द ब्लेम देन ओनर्स विल रेस्ट विद द पीटीआई नॉट विद गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट का काम ये है हालात ठीक करना, तमाशा देखना,
नहीं है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोग्राम के आखिर में। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सेंटर अफनानुल्लाह साहब, सेंटर आजिज धामरा साहब, अताउल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बाज़ाब्ता बाकायदा पब्लिकली उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि 29 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही, नए आर्मी चीफ आएंगे पुरानी पॉलिसीज के तहत जो कि नॉन इंटरफेरेंस की है पॉलिटिकल पर्पसेस में, उसको लेके आगे कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान की भलाई को, पाकिस्तान की बेहतरी को, पाकिस्तान की सलामती को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है, इसको कंटिन्यू रखने के अज़म का ऐलान भी कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज कब मैच्योर होंगी, कब अपना कैथारसिस करेंगी, कब आपस के जो बचगाना इख्तलाफात हैं उनको छोड़ के मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं मालूम कि कब मिलेगा, लेकिन इस जवाब की तलाश हम करते रहेंगे। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।